तो जीके जीएस के इस स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है परीक्षा मंथन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करेंगे आज की क्लासेस को। आप सभी को पता है कि अभी तक हम लोग जियोग्राफी यानी कि वर्ल्ड जियोग्राफी को स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि जीएस जीके में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे हम लोग डील कर रहे हैं उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कभी न कभी आपकी एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे। ये क्वेश्चंस का लेवल एसएससी से लेकर के यूपीएससी, स्टेट पीसीएस तक रखा गया है, ताकि आप हर एक एग्जामिनेशंस के लिए इन सारे क्वेश्चंस को रिलायबल डायरेक्टली पाएं और रिलेट करके आसानी से इसको अपना यूज़ कर सकें और अपनी तैयारियों को भी आगे बढ़ा सकें। सारे मटेरियल्स आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। पूरी क्लासेस को बड़ी मेहनत से कंप्लीट करके बनाया गया है, तो उसको आप लोग लगातार देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो कुछ इससे इंपॉर्टेंट और कुछ क्वेश्चन हो उसको आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली बातचीत करके भी, और कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी आपसे कन्वर्सेशन हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं आज हम पढ़ेंगे क्या। तो पढ़ने में आपको पढ़ना है आज क्या, महाद्वीपीय एवं महासागरीय संचलन। ये आज का टॉपिक होगा हमारा। महाद्वीपों के और महासागरों के संचलन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। किस तरीके से हमारे महाद्वीप पहले एक पास होते हुए फिर अलग अलग बढ़ गए, और किस तरीके से हमारे महासागर जो कि जलधाराओं की मीडियम से एक जगह से दूसरी जगह कौन कौन सी जलधाराएं वगैरह होती हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है। सॉरी, कुछ इमेजेस आपके लिए, जैसे कि हम लोग यहाँ जब जलधाराओं को पढ़ेंगे तो इसको आपको रिलेट करना है। कौन कौन सी जलधाराएं किन किन तरीके से कहाँ कहाँ पे जाती हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग क्वेश्चंस के साथ ही रिलेट करेंगे, और किस तरह से हमारे महाद्वीपों का विस्थापन हुआ इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले महाद्वीपों से अगर हम स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले आपको पता होगा हमारी पृथ्वी आग का गोला थी। ये आपको पता होगा करोड़ों वर्ष पहले जब एक बिग बैंग का सिद्धांत होता है, बिग बैंग की वजह से बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं आकाश में बिखर जाते हैं, सौर मंडल का निर्माण होता है। पृथ्वी कुछ ऐसी ही रहती है जहाँ पे कई सारे गैसेस का निर्माण होने के बाद धीरे धीरे इसकी गर्मी जो है शांत होती है, और इसमें कई सारे बादल बनते हैं, और बादलों की वजह से धीरे धीरे यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और पानी के बाद फिर धीरे धीरे स्थल भाग भी डेवलप होता है, और सारी डेवलपमेंट के बाद धीरे धीरे इंसानों की और सभी जीव जंतुओं का यहाँ पे विकास शुरू होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सभी हमारे महाद्वीप प्रेजेंट टाइम में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, पूरी तरह से बटे हुए दिखाई देते हैं। क्या स्टार्टिंग में भी ऐसा था? बिल्कुल नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में एक पार्ट जो कि बीच में दिखाई देता था, इसे हम लोग पैंजिया के नाम से जानते थे, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्थल भाग था इसे हम लोग पैंजिया के नाम से जानते थे, और जो भाग समुद्री भाग था इसे हम लोग पैंथालासा के नाम से जानते थे। पैंजिया और पैंथालासा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसके बाद इसकी कुछ इस तरीके से थोड़ी सी नए टाइप में कुछ इसकी जो है रिमार्किंग होती है। बीच में इसमें कुछ कटाव होता है, बहुत सारे महाद्वीप कट कट करके अलग अलग हो जाते हैं, और एक नई इमेज सामने आती है, जिस इमेज को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, जिसमें आप लोग ऊपर वाले पोर्शन को लॉरेशिया पढ़ेंगे, और ये जो नीचे का पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग गोंडवाना लैंड के रूप में जानते हैं। और यहीं पे बगल में आपको टेथिस सागर, जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हमारा हिमालय पर्वत सिचुएटेड है, वहाँ पे टेथिस सागर, टेथिस सी, ये जो आप देख रहे हैं, ये सिचुएटेड हुआ करता था, और धीरे धीरे ये सभी महाद्वीप एक दूसरे से खिसकते हुए अलग होते हुए और इस शेप में आते आते फिर यहाँ तक आते आते फिर जब पोजीशन आती है प्रेजेंट टाइम के, तो कुछ इस तरीके से हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाई देते हैं। ठीक है। अगर आपको डेट्स को मेंशन करना है तो डेट्स को आप लोग मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि ये सबसे स्टार्टिंग में 250 मिलियन ईयर्स एगो कुछ इस तरीके की पोजीशन थी। इसके बाद ये ट्रियासिक एरा जो आ जाता है आपका 200 मिलियन ईयर्स एगो के बाद ऐसी कुछ पोजीशन। जुरासिक एरा की बात करें तो ये 145 मिलियन ईयर्स एगो कुछ इस तरीके की पोजीशन दिखाई देती है, और 65 मिलियन ईयर्स पहले आपको कुछ ऐसी पोजीशन देखने को मिलेगी अगर आप लोग पूरी अर्थ की स्टडी करें तो। और धीरे धीरे ये बदलता हुआ प्रेजेंट टाइम में हमको कुछ इस पोजीशन में दिखाई देता है, जिसमें कि 7 महाद्वीप और हमारे महासागर, जो 5 महासागर हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए कुछ और चीजों को हम लोग यहाँ रिलेट कर लें। ये आपने देख लिया जलधाराओं के बारे में। जब पूरी तरीके से हमारा महाद्वीप ऐसे बढ़ गया तो फिर इसमें कई सारे, देखिए स्थल भागों को तो बांट लिया गया हम लोगों ने, किस तरीके से ये मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर से हम लोग देख लेंगे कौन कौन से महाद्वीप यहाँ क्रिएट हुए हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा हो जाता है एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पे आता है हमारा कौन सा, ये अफ्रीका महाद्वीप। थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा कौन सा, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका महाद्वीप। पांचवें नंबर पे आ जाता है हमारा कौन सा, यूरोपियन, जिसे हम लोग यूरोपियन महाद्वीप कहते हैं। हालांकि नॉर्मली बोला जाए तो पांचवें नंबर पे हमारा ये आपका अंटार्कटिका जो नीचे पोर्शन में दिखाई देता है, ये दिखाई देगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। छठवें नंबर पे आपको दिखाई देगा कौन सा, यूरोपियन महाद्वीप। और सातवें नंबर पे हमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे हम लोग द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ये 7 महाद्वीप दिखाई देंगे।
बात करें अगर महासागरों के, तो 3 बहुत ही बड़े हमें महासागर यहाँ पे दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा महासागर जो हमें दिखाई देता है ये है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर, कुछ इस पार्ट में आपको दिखाई देगा, दोनों साइड से जोड़ देंगे तो। दूसरा जो महाद्वीप हमें दिखाई देता है बड़ा, इसे हम लोग कहते हैं अटलांटिक ओशन या अटलांटिक महासागर, एस आकार में दिखाई देता है। और अगर महासागरों में हम लोग पैसिफिक ओशन की बात करें तो ये ओ आकार का दिखाई देता है। इसके बाद ट्रायंगुलर एक ओशियन आता है हमारा, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद आता है हमारा कौन सा, साउदर्न ओशियन, जिसे हम लोग अंटार्कटिक ओशन के नाम से जानते हैं। और नॉर्दर्न साइड में आपको दिखाई देगा आर्कटिक ओशन के नाम से। तो इन सारे ओशंस को भी रिलेट किया जाता है, लेकिन नॉर्मली आप 4 ओशंस को जाने तो ज्यादा बेहतर है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन जिसे हिंद महासागर कहते हैं, एंड अंटार्कटिक ओशन या साउदर्न ओशन जिसे हम कहते हैं, इसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इन्हीं में कुछ जलधाराएं चलती हैं जिससे रिलेट करके हम अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि आज के टॉपिक से रिलेटेड भी होगा, महाद्वीपीय एवं महासागरीय संचलन से। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट चीजें थी उन सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया, और अब स्टार्ट करेंगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या चीजें यहाँ पे रिलेट करेंगे, तो यहाँ पे रिलेट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ। उन क्वेश्चंस को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसको अगर जूम करें तो आपके सबसे पहले एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर, अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। ये आपका क्वेश्चन है, किस देश के तट पर एल नीनो की धारा प्रकट होती है। ये सबसे पहले महासागरों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बात किसकी की जा रही है, एल नीनो की। देखिए एल नीनो हो या ला नीनो हो, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा तो होगा, लेकिन इन क्वेश्चंस के बारे में आप लोग अक्सर भूल जाते होंगे। इन क्वेश्चंस को पढ़ने में कभी कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत ध्यान रखेंगे। एल नीनो की धारा ये कहाँ पे प्रकट होती है, पेरू में, ब्राजील में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या फिर अलास्का। मैं आपको बता दूं, पेरू ये एक देश है जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको कुछ इस पोजीशन में से पेरू दिखाई देगी, ठीक है। और इसी के पास जो जलधारा चलती है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, पेरू की जलधारा के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेरू जलधारा में ही एल नीनो इफेक्ट या एल नीनो धारा के रूप में हमें जो पोजीशंस दिखाई देती हैं इसे हम लोग एल नीनो कहते हैं। तो एल नीनो किससे रिलेटेड है, पेरू से रिलेटेड है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गल्फ स्ट्रीम क्या है। गल्फ स्ट्रीम सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, गल्फ स्ट्रीम की पोजीशन क्या होती है। तो गल्फ स्ट्रीम आपको कुछ इस पोजीशन पे दिखाई देता है जब हम नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट यानी उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा। कौन सा, गल्फ स्ट्रीम। यहाँ से पोजीशन से कुछ आते हुए जाता है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है और इसमें आपके ऑप्शंस भी ऐसे लिए हुए हैं, एक उष्ण महासागरीय धारा, बी कहता है खाड़ी में एक नदी है ये, सी कहता है जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है ये, और डी कहता है एक धरातलीय हवा है। देखिए धरातलीय हवा तो ये है नहीं, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम ये हो ही नहीं सकता। जेट स्ट्रीम कहते हैं जो भूमध्य रेखा पे एक तरीके से जो बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं, जेट स्ट्रीम इसे कहते हैं। खाड़ी की एक नदी तो ये है ही नहीं, तो ये क्या है, ये एक उष्ण महाद्वीपीय महासागरीय धारा है। उष्ण यानी कि गर्म जल धारा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में एक ध्रुवीमुख क्या है, एक ध्रुवाभिमुख प्रवाहित धारा है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनेशन का पार्ट बनते हैं और ये भी एग्जामिनेशन का पार्ट बना हुआ है, इसी वजह से इसे यहाँ पे रखा गया है। क्वेश्चन क्या है, गल्फ स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, अटलांटिक महासागर में है। हाँ बिल्कुल, ये नॉर्थ अटलांटिक में पड़ता है। तो अटलांटिक महासागर में एक ध्रुवाभिमुख प्रवाहित धारा है। ध्रुवाभिमुख का मतलब क्या है, ध्रुवों की तरफ जाने वाली धारा है। यानी कि जब हम पृथ्वी को बनाएंगे और इसमें इक्वेटर को खींच देंगे तो जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने वाली जलधाराएं होती हैं ये गर्म जलधाराएं होती हैं, इनका नेचर गर्म होता है और इन्हें कहते हैं ध्रुवाभिमुख, यानी ध्रुव की तरफ जाने वाली ये एक धारा है। अब क्वेश्चन कह रहा है इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है। बताइए सही नहीं है कौन सा। ए कह रहा है क्या, यह गर्म उष्ण कटिबंधीय जल को ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर ले जाती है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर तो ले ही जाती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। बी कह रहा है ये कि यह उत्तरी प्रशांत महासागर की कुरेशियो धारा के समान है। उत्तरी प्रशांत महासागर के नॉर्थ में आपको एक कुरेशियो की धारा दिखाई देगी। जब हम अपने जापान को देखते हैं, जापान की पोर्शन यहां से आपको पैसिफिक ओशन में दिखाई देगी। कौन सा, हमें एक कुरेशियो की धारा दिखाई देगी।
इसको कह रहा है कि बिल्कुल इसी के समान है, तो बिल्कुल वो भी गर्म जलधारा है, ये भी गर्म जलधारा, तो ये उसी के समान है, बिल्कुल सही है। सी कह रहा है ये यूएसए के पूर्वी तट के पास मौसम के लिए यह धारा एक मुख्य कारक है, बिल्कुल सही है। यूएसए का जो पूर्वी तट है यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूर्वी तट पे जिस साइड में अटलांटिक ओशियन आता है उस साइड में ये मौसम के लिए बहुत ही ज्यादा प्रमुख कारक के रूप में दिखाई देता है। और जब हम डी की बात करते हैं तो कह रहे हैं यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम का उष्ण जल यानी गर्म जल पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट की प्रवाल भित्तियों को बनाए रखता है। ये पश्चिमी महासागरीय तट से कहीं पे कनेक्टेड नहीं होता है, सबसे पहले ध्यान में रखते रहेंगे। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर से नहीं, ये अटलांटिक ओशन में उठने वाला एक तरह का धारा है, तो यहीं पे ये गलत होता है पूरी तरीके से। ये स्टेटमेंट आपका डी इज द इनकरेक्ट आंसर। और यहाँ पे पूछा क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, सो आपका डी हो जाएगा यहाँ पे, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे यहीं पे पूछा गया कौन सा, देखिए इस क्वेश्चंस को भी ध्यान से रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड फॉर्मेट में जब आते हैं तो उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देखें। देखिए रिपीटेड फॉर्मेट पे कौन से क्वेश्चन को पूछा गया है, महासागरीय पृष्ठीय धाराओं का प्रवाह दिशा में मौसमी उत्क्रमण होता है। देखिए इसकी प्रवाह दिशा में मौसमी उत्क्रमण होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और चार ऑप्शंस में क्या क्या है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में इसका क्या है, प्रवाह होता है एक तरीके से मौसमी उत्क्रमण जो है। दूसरा कह रहा है इसमें उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तीसरा कह रहा है उत्तरी हिंद महासागर में। और डी कहता है दक्षिणी हिंद महासागर में। आंसर हो जाएगा इसमें नॉर्थ इंडियन ओशियन जो हमारा है यानी उत्तरी हिंद महासागर है, यहीं पे महासागरीय पृष्ठीय धाराओं का जो प्रवाह है इनकी दिशा में मौसमी उत्क्रमण देखने को मिलता है हमें। सो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ इंडियन ओशियन। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, उत्तरी अंध महासागरीय वृत्ताकार गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है। अंध महासागरीय वृत्ताकार गति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी जो हमारी जलधाराएं घूमती हैं वृत्ताकार गति से रिलेटेड क्वेश्चन। और यहाँ पे चार ऑप्शंस में ऑप्शन देख करके हम लोग बता सकते हैं क्या है इसमें करेक्ट या फिर इनकरेक्ट, कौन सा एक सही अनुक्रम में पूछा है। एक कह रहा है उत्तरी अंध महासागरीय अफवाह होता है, फिर गल्फ स्ट्रीम, फिर कैनरीज, फिर कैरिबियन। बी कह रहा है कैरिबियन, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अंध महासागरीय अफवाह। डी कहता है कैनरीज। देखिए कैनरीज जो है ये लास्ट में आता है, इतना तो आपको ध्यान में होना चाहिए। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारी चीजों को हम लोग देखने से पहले इसमें देखते हैं कौन सी चीजें इससे रिलेट हो रही हैं। क्या है, वृत्ताकार गति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उत्तरी अंध महासागरीय वृत्ताकार गति की बात कर रहे हैं। वृत्ताकार गति किस तरीके से होती है, तो कैनारी की धारा, फिर कैरिबियन धारा, ये सारी चीजें गल्फ स्ट्रीम वगैरह रिलेट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की पोजीशन दिख जाएगी। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। थोड़ा डीपली ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन क्या है, देखिए अभी हम लोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस को टच कर रहे हैं। सिंपल्स में क्या, जो थोड़ी सी डीपली पूछे गए हैं लेकिन क्वेश्चंस अपने आप में थोड़ा सिंपल फॉर्मेट रखते हैं। इनके डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट को हम लोग थोड़ी देर में डील करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस को देखने के बाद अभी हम लोग मेन क्वेश्चंस पे जाएंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है वो आपकी जो नॉलेज है उसको बहुत ज्यादा एनहेंस करेंगे। ये तो सिर्फ डेमो है, स्टार्टिंग अभी थोड़ी देर बाद होगी। 38वें क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे, और सारे क्वेश्चन की क्या बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागरीय धाराओं के जनन का कारण नहीं है। महासागरीय धाराओं के जनन का कारण नहीं है पूछ रहा है। एक कह रहा है महासागरीय जल के तापमान में विचरण। देखिए तापमान बदलेगा तभी तो महासागरीय धाराएं इधर से उधर जाना शुरू होगी, तो ए तो नहीं होगा भाई, जनन का कारण तो ये होगा, ठीक है। बी कह रहा है भूमंडलीय पवन, ठीक है, पवन बहती है तो भी तो हमारी धाराएं उत्पन्न होती हैं, ऊपरी जो उथले स्थान पे होते हैं ये तो पूरी हवा से ही होती है, तो खैर बी भी सही है। सी की बात करें तो पृथ्वी का परिक्रमण, देखिए पृथ्वी के परिक्रमण से कभी भी महासागरीय धाराओं के जनन का कारण जो है ये नहीं होता, ये ध्यान में रखते रहेंगे। और जब डी की बात करते हैं तो डी में बोला गया है तट रेखा की आकृति की ओर विन्यास, ये देखिए ये भी एक कारण बन जाता है। यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी के परिक्रमण का कभी भी महासागरीय धाराओं के जनन से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। जिन जिन चीजों से इसका संबंध है उन चीजों को ऑप्शंस में हम लोगों ने देख लिया, और चलते हैं और सारे ऑप्शंस को हम लोग डील करने। कुछ क्वेश्चंस और हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चंस, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारे मेन क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को डील करेंगे। देखिए यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन एक धारा के तापमान के संदर्भ में दूसरे से भिन्न है, ठीक है, दूसरे तीन से भिन्न है। बाकी दूसरे जो तीन हैं उनमें से एक कोई इसमें से ऑड है, तो कौन सा ऑड है इसके बारे में बात कर रहे हैं तापमान में। देखिए तापमान में
उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट की बात की जा रही है, ओयोशियो की धारा की बात की जा रही है, ब्राजीलियन धारा की बात की जा रही है, उत्तरी प्रशांत महासागरीय ड्रिफ्ट की बात की जा रही है। सबसे अलग इसमें ओयोशियो की धारा आपको दिखाई देगी जब भी हम लोग इस इमेज को देखेंगे। देखिए ओयोशियो की धारा आपको कहां पे दिखाई देगी, जब भी हम लोग इस इमेज को, जस्ट वेट, इस इमेज को जब हम लोग देखेंगे, सबसे स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे आपको ओयोशियो की धारा यहाँ पे दिखा दूं मैं, यहाँ पे ओयोशियो की धारा आपको कुछ इस पोजीशन पे दिखाई देगी। ये है, देखिए क्यूरोशियो के ऊपर से ओयोशियो आती है, जो कि एक ठंडी जलधारा है। ध्रुवों की तरफ से किधर की तरफ आती है, ये भूमध्य रेखा की तरफ आती है, और ठंडी जलधारा होने की वजह से ये बिल्कुल अलग। देखिए ब्राजीलियन जलधारा, ये गर्म जलधारा है, और सारी जो जलधाराएं हैं गल्फ स्ट्रीम की बात करें, ये सभी क्या है, ये गर्म जलधाराएं हैं, और जो ठंडी जलधारा है इसे हम लोग ओयोशियो की जलधारा के नाम से जानते हैं। सो इस वजह से बी आपका जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इन तीनों में से जो है सबसे ज्यादा ऑड है, क्योंकि ये ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा निम्न में से कौन सी एक समुद्री जलधारा अन्य से भिन्न है। ऐसे क्वेश्चन ही अक्सर पूछे जाते हैं, कौन सी जलधारा अन्य से भिन्न है, कौन सी वाली अलग है, कौन सी वाली किस तरह से है, गर्म जलधारा कौन सी है, कौन सी ठंडी जलधारा है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन से तरह से हम लोग देख लेते हैं। क्यूरोशियो जलधारा ये हमारी गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट गर्म जलधारा है। लेकिन जब हम पश्चिमी पवन प्रवाह या फिर ड्रिफ्ट की बात करें तो ये कौन सा हमारा डी इज द सबसे ज्यादा ऑड, या फिर इनमें से सबसे अलग जो हमारा दिखाई दे रहा है ये डी हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को बस ध्यान में रखिए, कई बार रिवाइज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को, जब हम लोग 100-200 क्वेश्चंस को डील कर चुके होंगे उस समय आप पाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन, देखिए ये सारे क्वेश्चंस अक्सर जब भी आते हैं तो रिपीटेड फॉर्मेट में दूसरी तरीके से घुमा करके पूछ दिया जाता है। जब आप क्वेश्चंस को पढ़े रहेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ गया, निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं में कौन अन्य तीन से भिन्न है। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन, पेरू जलधारा, ब्राजील जलधारा, बेंगुएला धारा या लेब्राडोर धारा। ब्राजील जलधारा की बात करें, ब्राजीलियन जलधारा, ये हमारी गर्म जलधारा के रूप में दिखाई देती है। बाकी सारी जलधाराएं हमारी ठंडी जलधारा है। इस वजह से इन तीनों में से, चारों में से सबसे ऑड कौन सा है, ये आपका बी हो जाएगा। ध्यान रखिए, आपको पूरा रटना पड़ेगा, रटना नहीं, देखना, एक बार समझ जाएंगे, आपको वैसे ही समझ में आएगा। डायरेक्शंस आपसे पूछ दिए जाए, एग्जैक्ट पोजीशन आपसे अगर पूछ दिए जाए, या फिर आप पहले पेज पे जो हमने इमेज लगाई हुई थी उस इमेज को अगर आप कई बार स्टडी कर लें तो भी आपकी बहुत सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। क्वेश्चन है, जो महासागरीय धारा शेष तीन से भिन्न है अब वो कौन सी है। देखिए यहां पे भी महासागरीय धाराओं के बारे में ही क्वेश्चन उठाया गया है। पहला बताता है कैलिफोर्निया की धारा, दूसरा कह रहा है बेंगुएला की धारा, तीसरा कहता है दक्षिणी भूमध्य रेखीय, और डी कहता है पेरुवियन जलधारा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कई बार बताया, ये जो पेरू वाली जलधारा है ये आपकी ठंडी जलधारा है, बेंगुएला ठंडी जलधारा है, कैलिफोर्निया की बात करें तो ये भी आपकी ठंडी जलधारा है। लेकिन जब दक्षिणी भूमध्य रेखीय की बात करें, भूमध्य रेखा पे है ये, और ये कौन सी आपको दिखाई देगा, ये सी, यानी कि जो है इसमें सबसे ऑड जो है ये दक्षिणी भूमध्य रेखीय, ये आपका सबसे अलग हो जाएगा, जो कि बाकी के तीन से ऑड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, हालांकि आंसर तो आपके सामने है, फिर भी इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं, थोड़ी देर देख करके समझ लेते हैं। लेब्राडोर जलधारा की बात कह रहा है, उष्ण महासागरीय धारा के रूप में जानी जाती है। सबसे पहले जान लीजिए, लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है, उष्ण महासागरीय धारा है ही नहीं। पहला ही गलत हो गया, बस और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी चीजें छोड़ दो आप लोग, बस जितना ही तुरंत हुआ पहला गलत, बस बाकी सारी चीजों को बार बार पढ़ करके आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। अब इसको भी देख लेते हैं, किसका सुमेल नहीं है। सुमेल मतलब सही तरीके से किसका मेल नहीं हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा, हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। यहां भी आप लोग देख लेंगे, ए इज द इनकरेक्ट आंसर। किसका सुमेल नहीं है, तो ए वाले का ही नहीं है। ब्राजील धारा आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा, बिल्कुल। ब्राजील की जब आप पोजीशन देखते हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में तो कुछ इस पोजीशन में आपको दिखाई देगी, और ये जो है हमारी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर अगर है तो इसके दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आपको कुछ इस तरीके से जो पोजीशन दिखाई देगी, ये आपकी कौन सी है, ये ब्राजीलियन जलधारा है, और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ही पड़ती है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में, बिल्कुल सही। जब भी हम लोग पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को देखते हैं तो इसमें आपको कुछ इस पोजीशन में दिखाई देगा गल्फ स्ट्रीम, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हमें दिखाई देता है। चौथी की बात कर रहा है, अगुलहास धारा हिंद महासागर में, बिल्कुल सही है। अगुलहास की धारा हिंद महासागर में अक्सर आप लोग पढ़ते हैं, तो ए इज द इनकरेक्ट आंसर। यहाँ पे ए तुरंत लगा देंगे। हम्बोल्ट जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं पाई जाती है। और यहीं पे हम लोग देख लेंगे और क्वेश्चंस को जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है।
अब देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। अगर आपने एक भी बार पढ़ा है तो आप उसको करेक्ट ही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहले स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें बोल रहा है बेंगुएला धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस पे ध्यान दिया तो तुरंत पता होगा बेंगुएला की धारा हिंद महासागर में प्रवाहित नहीं होती है, मैंने अभी इमेज में आपको दिखाया था। दूसरा बताया जा रहा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा एक शीतल जलधारा है, ठंडी जलधारा है, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया की जलधारा में आपको पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन, ये आपका ऑस्ट्रेलिया अगर हो जाएगा पूरी तरह से, हालांकि नॉर्मली बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन जब हम लोग इसे ऑस्ट्रेलिया के रूप में जानेंगे, ऑस्ट्रेलिया महासागर महाद्वीप के रूप में अगर हम जानते हैं, और इसमें क्या है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये पश्चिम वाला साइड जो आपका आएगा, इधर की जो जलधारा है इसकी बात करें शीतल जलधारा है, ठंडी जलधारा है, बिल्कुल सही है। ती की बात करता है यानी तीसरे की बात करता है हम्बोल्ट द्वारा चिली के तट के रास्ते प्रभावित होते हैं। चिली का तट, चिली कहां पे दिखाई देगा आपको, जब आप साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाते हैं। ये देखिए महाद्वीप महासागर से पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पूरे मैप को अच्छे तरीके से जानते रहें। पूरे मैप में आपको दिखाई देगा यहाँ पे चिली वाला पोर्शन मिर्ची की पोजीशन में दिखाई देता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, यानी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। यहाँ आपको हम्बोल्ट की जलधारा दिखाई देगी और ये चिली के तट के रास्ते प्रभावित होते हैं इससे, बिल्कुल सही, सी भी सही है। और चौथी की बात की जा रही है ओयोशियो धारा जापान तट पर उष्ण जल लाती है। देखिए ओयोशियो की धारा हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात की कि ओयोशियो की धारा है जो है ये हमारी कैसी धारा है, ये एक शीतल जलधारा है, यानी कि एक ठंडी जलधारा है। क्यूरोशियो की धारा जो है वो आपकी गर्म जलधारा है। तो यहीं पे आपका इनकरेक्ट हो जाएगा चौथा भी, यानी दूसरा और तीसरा जिसमें दिया होगा, देखिए दूसरा और तीसरा पहले में दिया है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों जो है स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं स्टार्टिंग से, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज पे, यानी कि जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डील कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं उसके आगे के क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में दिखाई देंगे। यहाँ पे हैं आपके कुछ क्वेश्चंस जिनको हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा 1 to 1 करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देगा, ठीक है। क्वेश्चंस को पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ से रिलेट करेंगे। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ पे आपके ऑप्शंस में आंसर भी दिखाई दे जाएगा। खैर पहले हम लोग इसको डील करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है महासागर की महासागर की जो खड़ी काट है इसमें तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। बड़ी तेजी से लवणता परिवर्तन जहां पे होती हैं उस क्षेत्र के रूप में किसे जाना जाता है। पहले ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है ताप प्रवणता होती है या नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है हैलोक्लाइन, यही आपका करेक्ट आंसर है। इसको जब भी हम लोग पूरी तरीके से भी करेक्ट करके देख लेंगे। तीसरा कह रहा है प्रकाशीय क्षेत्र, तो बिल्कुल प्रकाशीय क्षेत्र नहीं होता है। और पिंक्लोक्लाइन जो है ये भी नहीं होता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। कैसे सही है थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। बी की बात करें, महासागरीय जल में 300 मीटर से 1000 मीटर तक की जो एरियाज की बात करें या गहराई की बात करें, इसमें लवणता में बड़ी तेजी से परिवर्तन होता है। और ये जो परिवर्तन होता है इसी को हम लोग हैलोक्लाइन के नाम से जानते हैं। 35% तक औसत लवणता पाई जाती है। और हैलोक्लाइन की बात करें तो यही होती है वो पोजीशन जहां पे तीव्र लवणता परिवर्तन यानी जो सलाइन वाटर होती है इसमें जो चेंजेस दिखाई देते हैं ये हमें खड़ी काट के रूप में यहीं से प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर डायरेक्टली दिखाई देना शुरू हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करें। क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। अब आप लोग ऑप्शंस को देख करके आंसर करना शुरू करेंगे। तो आपकी एक तरीके से जो भी अभी तक मैंने इंफॉर्मेशन दिया उन इंफॉर्मेशन के बेस पे आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए रहेगा, जब तक मैं डिस्कस करता हूं तब तक आपको कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना है। तो देखिए आपके सामने एक ऑप्शन आ गया है, आपके सामने एक क्वेश्चन भी आ गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें सिंपल सा है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तटीय अपर्दनीय लक्षण है। तटीय अपर्दनीय, अपर्दन का मतलब आपको पता है ना, एक जगह की मिट्टी जब दूसरी जगह चली जाती है, यानी एक जगह की चीजें जब दूसरी जगह चले जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। तो इसी अपर्दन की बात कर रहा है। कौन से तटीय अपर्दन लक्षण है। तटीय यानी तट पर जो अपर्दन हो जाता है, तट के जो एक मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, ये कैसा होता है। फर्स्ट की बात कर रहा है खांच, जिसको नॉच के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड की बात कर रहा है तटीय महराब, महराब होते हैं या नहीं, इसकी बात करेंगे। थर्ड कहता है भृगु, जिसको हम लोग क्लिफ के नाम से जानते हैं। और फोर्थ कह रहा है हुक। देखिए हुक को छोड़ करके बाकी जो तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं, भृगु की बात करें, क्लिफ, या फिर आपके तटीय महराब की बात करें, या खांच या नॉच की बात करें, ये तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे जो कि तटीय अपर्दनीय लक्षण है।
पूरी डिटेल को अगर आपको जानना है तो आप लोग 2 मिनट में यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें लिखने से ज्यादा मैं चाहता हूँ यहाँ आपको रिलेट करा दिया जाए। ऑप्शंस आप लोग देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेंगे। जैसे कि जब भी हम लोग सबसे पहले बात करें तो किसकी बात कर लें, सबसे पहले हम लोग खांच की बात कर लें जो नौच होती है। सागरी लहरों का जो क्लिफ होता है, क्लिफ क्या होता है पहले ये लोग जान लेते हैं। क्लिफ जो होती है भृगु को बोलते हैं। खड़ी ढाल वाली समुद्री तट होती है, एक तरह से एकदम खड़ी ढाल है, समुद्र की तट एक तरीके से आपको दिखाई दे रही है। इसमें जब हम बात करते हैं, इसी में जब खांच की बात करें तो इसमें टकराने से, जब भी टकराने से यानी क्या है, बड़ी तेजी से पानी आया, पानी को हम लोग नीले कलर से बनाते हैं, बड़ी तेजी से पानी आया और पानी आकर के क्या है इस पे टकराया, टकरा करके फिर वापस इस तरीके से गया, फिर आया टकराया, फिर टकरा करके इस तरीके से वापस गया, तो होगा क्या, होगा यहाँ पे ये कि इसमें थोड़ी सी खांच बन जाएगी, यहाँ पे दंतनुमा आकृति बन जाएगी। आप लोग देखते होंगे इस तरीके से आके खींच करके ले जाता है, तो ये जो दंतनुमा आकृति बनती है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे खांच बोलते हैं। अपर्दन तो हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल अपर्दन हो रहा है क्योंकि यहाँ से मिट्टी जा रही है, तभी तो यहाँ पे निशानी बन रही है खांच की तरह से। तो आपका खांच तो होगा ही, जिसे हम नौच के नाम से जानते हैं। सेकंड आपका दिया था तटीय मेहराब। देखिए क्लिफ तो हो ही जाएगा, भृगु की बात करें तो ये क्या है, खड़ी ढाल वाला समुद्री तट होता है एक तरह से, तो ये तो होगा ही आपका सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तटीय मेहराब, ये क्या होता है, सी आर्च, ये कैसे बनता है, तटीय कंदराओं में, कंदराओं का मतलब केव्स होती है, यानी कि गुफा टाइप की जो एरिया एक तरीके से होती है, तट का एक एरिया है, मान लिया ये एक तरीके से तट का एक एरिया है, ये आपको दिखाई दे रहा है। जब धीरे धीरे इसमें छोटी सी कोई भी होल बन गई, एक तरीके से छोटा सा यहाँ पे लूप होल बन गया, मान लिया, ठीक है, लूप होल बन गया, इसी को तटीय कंदराएं बोलते हैं या फिर केव्स बोलते हैं, छोटी सी गुफा बन गई और इसमें जो है पानी जा जा करके बार बार लड़ रहा है। बार बार लड़ने से क्या हो रहा है, एक बार ऐसा होगा कि ये इस पार से पानी जो आया दूसरे साइड से ये निकल गया, तो दूसरे साइड से निकल गया का मतलब क्या है, ये बीच में पूरी तरीके से छेद हो गया और ये छेद जो है धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता कुछ इस तरीके से बाद में हो जाता है, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, तो क्या है, बीच की पूरी पोजीशन खाली हो गई, पानी आर पार जा रहा है और ये एक ब्रिज जैसी पोजीशन यहाँ पे दिखाई देती है, एक पुल जैसी आकृति यहाँ पे दिखाई देती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को तटीय मेहराब या सी आर्च के रूप में हम लोग जानते हैं, सेतुनुमा आकृति। और ये कैसे बनता है, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। खांच बहुत ज्यादा पड़ने के बाद केव्स का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, केव यानी कि गुफा, जिसे हम लोग कंदराएं बोलते हैं, तटीय कंदराएं। और ये धीरे धीरे करते करते क्या होती है, अपर्दन होता है, यहाँ से सारी मिट्टी या फिर जो भी पत्थर होगा इसको हटा ले जाएगा और बीच में रास्ता बन जाएगा। बहुत ज्यादा अगर पानी ऐसे जाता रहेगा तो ये वाला पार्ट कट करके उसके बाद क्या है, अलग हो जाता है। तो खैर वहां तक हमें नहीं जाना है, अभी हमें कहाँ तक रहना था, तटीय मेहराब तक रहना था। तो ये हम लोगों ने रिलेट किया, जो हमारा आंसर था पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में। तो आपने उम्मीद है कि इसको आंसर किया होगा। और जब हम लोग 4 की बात करते हैं, हुक, ये हुक क्यों नहीं है इसकी भी बात करें तो हुक क्या है, स्पिट के अंतर्गत सागरीय क्षेत्र में वक्रीय स्थलाकृति के रूप में जो हमें दिखाई देता है, ये हमें हुक के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ हम मूव करें, नेक्स्ट हमें दिखाई देगा निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ट महासागरीय जलधारा है। ये क्वेश्चन आपको मैंने अभी अभी कराया और इसका आंसर आप लोग खुद दोगे। जब भी आप लोग कोष्ट की बात करें तो कोष्ट जलधारा का मतलब क्या होता है, कोष्ट जलधारा का मतलब गर्म जलधारा से है। तो कौन सी गर्म जलधारा है, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया था, बड़ी आसानी से आप बता देंगे। लेब्राडोर जलधारा ठंडी जलधारा है, पेरू जलधारा ठंडी जलधारा है, बेंगुएला जलधारा ठंडी जलधारा है। लेकिन जब क्यूरोशियो की जलधारा आप लोग बात करते हैं, जापान के तट पे आपको मैंने दिखाया था, जापान के तट पे आपको दिखाई देता है पूरी तरीके से, ये कौन सी जलधारा है, ये आपकी गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा कहाँ से, ये भूमध्य रेखा से होकर के ध्रुवों की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। और क्यूरोशियो की धारा के ऊपर से जो जलधारा आती है इसे हम ओयोशियो की धारा कहते हैं, ओयोशियो की जलधारा। ओयोशियो की जलधारा ठंडी जलधारा है और क्यूरोशियो की जलधारा गर्म जलधारा है। और यहाँ पे क्यूरोशियो की बात किया है, इसका मतलब बी हो जाएगा आपका कोष्ट महासागरीय जलधारा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने आंसर तुरंत लगाया बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का। यहाँ पे आपको पूरे ऑप्शन दिखाई देंगे। 2 तरह की जलधाराएं होती हैं, गर्म जलधाराएं जिसे कोष्ट धाराएं कहते हैं, ठंडी जलधाराएं दूसरी जलधाराएं होती हैं। और इसकी पूरी कहाँ कहाँ लोकेशनिंग है, पोजिशनिंग है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आप कौन कौन से कथन सही हैं इसको हम लोग थोड़ा देखना स्टार्ट करें। सबसे पहले नंबर पे हमें एक कथन यानी कि एक स्टेटमेंट दिया जाता है। इस स्टेटमेंट में बताया गया, महासागरीय जलधाराओं के सामान्य प्रतिरूप का विकास उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब ध्यान रखिए बताने की क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा इसको एक तरीके से डिकोड करेंगे तो समझ में आएगा। महासागरीय जलधाराओं की बात कर रहा है, कह रहा है इनके जो सामान्य प्रतिरूप हैं इनका विकास
उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और स्पष्ट रूप से दिखाई देने की बात करें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी पहले हम लोग पढ़ ही लेते हैं, फिर उसके बाद इसका डिस्कशन, तब तक आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है यहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में जलधाराओं की दिशा घड़ी की दिशा के विपरीत होती है। ऐसा होता है या नहीं, ये आप लोग थोड़ी देर सोचें, फिर मैं आंसर कर रहा हूं। थर्ड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है, उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं पर मानसून का प्रभाव पड़ता है। मानसून का प्रभाव पड़ता है, मौसम का प्रभाव पड़ता है। ये 3 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें से सही है, चलिए अब इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग बात करेंगे पहले स्टेटमेंट की, महासागरीय जलधाराओं के सामान्य प्रतिरूप का विकास उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बिल्कुल दिखाई देता है। नॉर्थ अटलांटिक साइड में हमें जो जो जलधाराएं दिखाई देती हैं स्पष्ट रूप से ये डिनोट करती हैं कहीं ना कहीं कि सामान्य प्रतिरूप का विकास किस तरीके से होता है, पहली चीज, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका सही है। सी की बात करें तो ये उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं पर मानसून का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। मानसून का प्रभाव पड़ता है, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन में भी इसको डील किया था। लेकिन जब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे नंबर पॉइंट की बात करते हैं, इसमें बताया गया उत्तरी गोलार्ध में जलधाराओं की दिशा, जलधारा जो जारी है इसकी दिशा की बात कहा जा रहा है। क्या ये घड़ी की दिशा के विपरीत होती है? बिल्कुल गलत है। जब भी हम लोग बात करेंगे अपने जलधाराओं की, देखिए ये हमारा पूरा अर्थ हो जाएगा और ये आपका इक्वेटर हो जाएगा। और इक्वेटर में आपको पता है इस तरीके से जब जलधाराएं, मान लीजिए इस तरीके से कोई भी जलधारा जारी है और ये जो है किधर घूमेगी, उत्तरी गोलार्ध में, तो ये घड़ी की दिशा के विपरीत नहीं, घड़ी की दिशा की तरफ मुड़ती है, एक तरीके से उनके अनुकूल मुड़ती है, यानी कि क्लॉकवाइज घूमती है। कोरियोलिस बल वगैरह ये सारी चीजें मैंने पढ़ाया था आपको, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं इसको, किस तरीके से ये घूम करके जाती है, ऐसे कुछ घूम करके ये जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत जाती है और उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की दिशा के तरह से ही उन्हीं के अनुरूप ही जाती है, यानी कि आपका 2 जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी केवल दो अगर आप देखेंगे तो ये आपका गलत होगा। बाकी 2 स्टेटमेंट यानी पहला और तीसरा आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। इसको आप इमेज से समझना चाहते हैं तो आप लोग इस इमेज को देख लेंगे जो कि आपको सबसे स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था। इस इमेज को आप लोग अगर रिलेट करें तो देखेंगे, ये देखिए ये जलधाराएं कैसे जा रही हैं, इस तरीके से जा रही हैं, इधर जाके इधर घूम जा रही हैं, इधर जाके इधर घूमी, इधर जाकर के कुछ इस तरीके से घूम गई। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, नॉर्थ साइड और साउथ साइड में किस तरीके से पोजीशंस होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। निम्नलिखित में क्वेश्चंस की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये तो हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा कथन सही नहीं है, अब इसमें बताना है। ध्यान रखिए, सही नहीं है वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही नहीं है में अक्सर लोग गलत कर जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या है, पहला स्टेटमेंट, सामान्यतः महासागरीय नितल मैदान उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। महासागरीय नितल मैदान की बात कर रहा है, उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं जहां स्थल जनित अवसादों की आपूर्ति अधिक मात्रा में होती है। यानी स्थल जनित अवसाद, स्थल से जहां पे अवसाद बहुत ज्यादा आ गए उस पोजीशन की बात की जा रही है, वहां पे महासागरीय नितल मैदान ज्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट एक ये कहता है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट आपको बोला जा रहा है कि महाद्वीपीय ढाल महाद्वीपीय मग्न तट और महासागरीय नितल के बीच की कड़ी है। महाद्वीपीय ढाल की बात कर रहा है, महाद्वीपीय जो ढाल है उसकी बात कर रहे हैं। सी कहा जा रहा है, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गुयाट के नाम से जाना जाता है, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और डी बोला जा रहा है, हिंद महासागर में कटक विद्यमान नहीं है। देखिए कटक क्या होता है, कटक कुछ ऐसी पोजीशन होती है जहां पे एक तरीके, जैसे आपको कटक के रूप में दिखाई देगा, ऐसी एरिया समुद्र के अंदर जहां पे की ज्वालामुखियां वगैरह फटती रहती हैं और जहां से नीचे से हमें कुछ पर्वत, समुद्र के नीचे के पर्वत वहां दिखाई देते हैं, इसी को कटक कहते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक, तो जब डी की बात करें तो हिंद महासागर में बिल्कुल कटक विद्यमान है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है और पूछा है क्या सही नहीं है, तो आपका डी जो है सही नहीं होगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। जिन लोगों ने ए बी सी किया था वो लोगों का गलत है, पहले बता दूं। डी जिसने किया उसका बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल जो है आपका करेक्ट है, बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन डी जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है ये सही नहीं है। चलिए इसको आप लोग स्टेटमेंट में पूरी फुल प्रूफ देख लें तो इसमें लक्षद्वीप की बात करें, चागोस आइलैंड की बात करें, सेंट पॉल की बात करें, ये सभी एरियाज आपको किस रूप में दिखाई देगा, ये सभी चौड़े जलमग्न कटक के रूप में दिखाई देंगे। जब हम लोग अपने क्या है पूरे महाद्वीप को इस तरीके से आप लोग अगर अर्थ को बना लें, ठीक है,
कुछ यहाँ पोजीशन आएगी हमारे पृथ्वी की, ये श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जब हम लोग देखना शुरू करेंगे कि किन की बात की जा रही है, लक्षद्वीप आपको कुछ इस पोजीशन पे दिखाई देगा, ये भी एक कटक है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये अमेरिका का जो चागोस आइलैंड एरिया दिखाई देता है, ये भी सब कटक के रूप में ही आपको दिखाई देते हैं। सेंट पॉल इवन वहीं पे दिखाई देगा आपको, ये सभी क्या है, ये सभी कटक के रूप में दिखाई देंगे हिंद महासागर के साइड में, ठीक है। सो आपका डी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन में पूछा गया सिंपल सी बात, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और गति के संबंधित कुछ कारक होते हैं। इन कारकों के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें है जो महासागरों की उत्पत्ति और गति से रिलेटेड कारकों में यानी फैक्ट्स में शामिल है। पहला कहा जा रहा है बर्फ का पिघलना। बर्फ के पिघलने से क्या महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है? बिल्कुल होती है। पहले बात करें, बर्फ जब पिघलेगा यानी कि गर्मी बढ़ रही है, उससे महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति जो है एक तरीके से हो जाएगी। वायुमंडलीय दबाव की बात कर रहा है, वायुमंडलीय दाब इसमें रिलेटेड है या नहीं है, तो सी की बात करें तो ये भी आपका रिलेटेड है। और नेक्स्ट की बात जब करते हैं, लवणता यानी कि जो सॉलिडिटी एक तरीके से जो हमको दिखाई देता है, नमकीनपन कितना है, ये तीसरा ऑप्शन। और चौथा तट की दिशा और आकार, तट की किस तरह से दिशा है, किस तरह का आकार है, इसकी बात की जा रही है। 1, 2, 3 या 4, कौन सा ऑप्शन आपके सही है? ए बोल रहा है केवल 1, 2 और 3 सही है, बी बोलता है 1, 3 और 4 सही है, सी बोलता है 2, 3 और 4 सही है, और डी बोलता है 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। और करेक्ट की बात करें, जब भी महासागरीय धाराओं और उत्पत्ति की गति से संबंधित कारकों की बात करें तो ए, बी, सी, डी चारों इसके लिए जिम्मेदार दिखाई देते हैं, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और गति के रिलेटेड, ठीक है। इसको आप लोग पूरे डिटेल्स में भी यहाँ पे देख सकते हैं। उपयुक्त सभी कारक महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और गति के लिए उत्तरदायी के रूप में देखे जाते हैं। इन सभी से कहीं ना कहीं महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं और उनकी गति जो है प्रभावित होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा जा चुका है, कई तरीके से पूछा जा चुका है, ये फिर से एक बार पूछा गया। कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं जरा बताइए। कैनारी जलधारा की बात कर रहा है, बेंगुएला जलधारा की बात कर रहा है, दक्षिणी अटलांटिक धारा की बात कर रहा है, फ्लोरिडा धारा की बात कर रहा है और फॉकलैंड धारा की बात कर रहा है। कौन सा इसमें ठंडी जलधाराएं हैं, ये आप लोग आंसर करेंगे। ये आपके भरोसे इस वजह से छोड़ रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग कई बार कई तरीके से देख चुके हैं। मतलब यही क्वेश्चन नहीं है, कई सारे क्वेश्चन है, कई स्टेटमेंट को देख करके आपकी ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, करेक्ट हो गई हैं आई थिंक। कि फ्लोरिडा धारा कैसी धारा है, दक्षिणी अटलांटिक धारा कैसी धारा है, बेंगुएला, कैनारी, फॉकलैंड, ये सारी धाराएं कैसी कैसी धाराएं हैं, इसको आप लोग एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए बोल रहा है 1, 2, 3 और 4, बी कहता है 2, 3, 4 और 5, सी कहता है 1, 2, 3 और 5 और डी कहता है 1, 2, 3, 4 और 5। जब भी हम बात करें, देखिए फ्लोरिडा जलधारा आपकी ये ठंडी जलधाराएं के रूप में, देखिए कौन सी, फ्लोरिडा को छोड़ करके बाकी सारी आपको ठंडी जलधाराओं के रूप में दिखाई देगा। सो 4 को छोड़ करके बाकी आपको 1, 2, 3 और 5 जो दिखाई दे रहा है, यानी कैनारी, बेंगुएला, दक्षिणी अटलांटिक और फॉकलैंड, ये 1, 2, 3 और 5 यानी सी जो आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग इसको देख सकते हैं। इससे सभी ठंडी जलधारा है। मैं फ्लोरिडा कई बार इसी वजह से आपको बताया था कि ये कैसी जलधारा है, ये आपकी ठंडी जलधारा नहीं है, ये गर्म जलधारा है। बाकी सभी ठंडी जलधारा है, इट मीन्स आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन फिर से देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझेंगे और तुरंत थोड़ी देर के बाद आंसर करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके टेस्ट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस टेस्ट को आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते हो, फिर उसके बाद से उसको आप लोग प्रोवाइड करते हो, उसमें आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी आप लोग की पोजीशन खैर बता रही है, आपका मेहनत उसमें पता चलता है, ये तो रियलिटी है, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या हैं। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवनों के कारण महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। किस चीज की वजह से? व्यापारिक पवनों की वजह से। देखिए व्यापारिक पवन तो चलती हैं, ये तो पहली बात हो गई, ठीक है। इनकी वजह से महासागरों के पश्चिम भाग, किसकी? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात कर रहा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते कहां पे हैं? पृथ्वी को बनाएंगे, ये जो बीच वाली पोर्शन हमको दिखाई देती है, ये हमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करें तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमें कुछ इस पोजीशन में ये जो हमें दिखाई देते हैं, ये शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश है। और हमें जो शीतकटिबंधीय एरिया मिलते हैं, ये ध्रुवीय वाले एरियाज की तरफ आपको दिखाई देंगे, जो हमें नॉर्मली अगर बोली जाए तो हमें दिखाई देंगे कौन से एरियाज के बाद? मकर रेखा और ध्रुवों के बीच में या कर्क रेखा और ध्रुवों के बीच में। तो ये 3 पोजीशंस आपको मैंने जो बताया, इसको ध्यान में रखें। अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात कर रहा है, व्यापारिक पवनों की बात कर रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ पे व्यापारिक पवनें चलती हैं, ये इक्वेटर हमारा हो जाएगा। और इसके बाद कह रहा है कि ये जो है यहाँ पे जो भी महाद्वीप है, यहाँ पे पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। अगर कोई महाद्वीप है तो इसका पश्चिमी
पूर्वी भाग की तुलना में अधिक यहाँ पे हीटेड होगा, अधिक यहाँ पे गर्म होगा। लेकिन समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों की बात करें, समशीतोष्ण कटिबंध की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पछुआ पवनों के कारण, पछुआ पवनें चलती हैं यहाँ पे कभी कभी, पछुआ पवनों के कारण महासागर के पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। जब इस वाले एरिया पे आएंगे और यहाँ के किसी महाद्वीप की बात करें, यहाँ उल्टा हो जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ पूर्वी भाग ज्यादा गर्म होता है, पश्चिमी भाग कम गर्म होता है। ये दूसरे स्टेटमेंट का मतलब था। ठीक है, तो दोनों एरियाज को देखेंगे, समझेंगे केवल एक सही है या केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है या फिर न तो एक न ही दो, कौन सा सही है इसको आप लोग आंसर करें। 2 मिनट का टाइम भी नहीं दूंगा आपको, तुरंत मैं यहाँ आंसर कर रहा हूँ। देखिए किसका किसका सही है। आपके जो ऑप्शन है दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों करेक्ट आंसर हैं। ए और बी बोथ आर द करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। समशीतोष्ण कटिबंध में पूर्वी तट ज्यादा जो है किस तरीके से ज्यादा गर्म होता है, और जब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे हमारा पश्चिमी तट ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कार्लसबर्ग कटक, यानी कि जिसे रिज के नाम से जानते हैं, इसकी अवस्थिति किस जगह पर है ये पूछा हुआ है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अरब सागर में इसकी अवस्थिति है, ये आप लोग जान लीजिए, रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, पूरी तरीके से ध्यान रख लीजिए। लाल सागर में नहीं है, बंगाल की खाड़ी में नहीं है, फारस की खाड़ी में नहीं है, लोकल एरियाज में यानी सी एरियाज में पूछा गया, महासागर लेवल का क्वेश्चन नहीं है। कार्लसबर्ग कटक, इसकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये भारतीय केंद्रीय कटक के रूप में जाना जाता है, और इसका उत्तरी हिस्से के रूप में कौन सा, भारतीय केंद्रीय कटक यानी इंडियन ओशन का जो केंद्रीय कटक है उत्तरी साइड का, उस एरिया में। और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ये आपका ऑस्ट्रेलिया आपका दिखाई देता है, यहाँ पे इंडिया की जो आपकी प्रायद्वीपीय भाग रहती है, ये इंडियन ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है। और इंडियन ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के साथ ही एक और प्लेट जो हमारा भारतीय केंद्रीय कटक एक तरीके से जो दिखाई देता है, इसका नॉर्थ पोर्शन, इस पोर्शन से दोनों से लगते हुए यहाँ पे हमारा अरब सागर क्रिएट होता है। यहीं पे एक रिज, एक कटक तैयार होता है जिसे हम लोग कार्लसबर्ग कटक के रूप में जानते हैं। इसी की बात कर रहा है। अब सारी प्लेट विवर्तनिकी एक तरीके का यहाँ पे प्लेट सीमा के रूप में आती है, और इसी वजह से ये एक सक्रिय भूकंप वाला एरिया भी है अरब सागर के पास में। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ था तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना या घटनाएं जीवों के विकास को प्रभावित कर सकती हैं। जीवों के विकास को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहली बात बताई जा रही है महाद्वीपीय विस्थापन, दूसरी बात बताई जा रही है हिमनद चक्र, तो हिमनद का चक्र हो या महाद्वीपीय विस्थापन हो, केवल एक तो होगा नहीं, केवल दो भी नहीं होगा, ये दोनों चीजें जब भी होंगी, महासागरीय विस्थापन की बात हो या फिर हिमनद चक्र की बात हो, ये दोनों चीजें हमेशा प्रभावित करेंगी जीवों के विकास को। ठीक है, ये ध्यान में रखते रहेंगे, क्योंकि अगर हिमनदियां इधर उधर बहेंगी या फिर किसी भी तरीके से कॉन्टिनेंट से ड्रिफ्ट होंगे तो इसमें कहीं ना कहीं जीवों के ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख सकता है। 200 मिलियन वर्ष पहले पैंजिया नामक जो एरिया था, जिसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में डील किया, पैंजिया और पैंथालॉसा, पैंजिया नामक एरिया में जब बृहद महाद्वीपीय टूटना स्टार्टिंग होती है तो धीरे धीरे अंतिम ग्लेशियर चक्र 1500 वर्ष पूर्व समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा जो पारिस्थितिकीय समय है इसमें बहुत सारी चेंजेस दिखाई देती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किनकी उत्पत्ति प्रवालों से हुई है। प्रवाल ध्यान में रखते रहेंगे, जो हमारे कुछ समुद्री जीव होते हैं उनके कंकालों को प्रवाल कहते हैं, प्रवाल भित्तियां। तो प्रवाल द्वीप इस तरीके के होते हैं। इनकी कौन कौन सी द्वीप हैं जिनकी उत्पत्ति प्रवालों से हुई है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। लक्षद्वीप, मालदीव, बर्मुडा या मेडागास्कर। और चारों में से आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, केवल 1, 2, 1 और 3, 1, 2 और 3 या 1, 2, 3 और 4। जब हम आंसर की बात करेंगे तो यहाँ आपको पता है कि लक्षद्वीप और मालदीव ये दोनों कैसे हैं, प्रवाल द्वीप हैं, ये तो आपको पता ही है। मेडागास्कर प्रवाल द्वीप नहीं है, ये आपको पता है, ये आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हट करके बना हुआ है। और बर्मुडा की बात करें तो ये भी आपका प्रवाल द्वीप है। 1, 2 और 3 ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। डी कौन सा है, तो महाद्वीपीय, ये जो हमारा मेडागास्कर है ये महाद्वीपीय द्वीप के रूप में, या फिर महाद्वीपीय जो हमारे जो द्वीप दिखाई देते हैं उस द्वीप के नाम से ये जाना जाता है। किस किस तरह के द्वीप होते हैं इसको हम लोग यहाँ रिलेट करेंगे। महाद्वीपीय द्वीप की बात करें जो अलग हुए किसी तरीके से, तो ये हमारा भारत है, भारत से अलग होकर के ये पोजीशन पे आपको श्रीलंका दिखाई देता है, महाद्वीपीय द्वीप के रूप में ये दिखाई देता है। मेडागास्कर की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाई देगा। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ पे आपको छोटा सा कटा हुआ हिस्सा मेडागास्कर का दिखाई देगा। ये मेडागास्कर किसका हिस्सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। ऐसे वैंकूवर, बैफिन द्वीप, ये सभी महाद्वीपीय द्वीप हैं एक तरह से, तो इसको आप रिलेट करेंगे। दूसरे होते हैं ज्वालामुखी द्वीप, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ उससे कौन कौन से द्वीप, तो जापान जो है
हमारा, फिलीपींस है, क्यूराइल है, और फिर उसके बाद से एलियूशियन है। ये सारे जो हमारे एलियूशियन या फिर जो सारे एरियाज दिखाई देते हैं ये सभी ज्वालामुखी द्वीप हैं। और जब लास्ट में हम देखेंगे प्रवाल द्वीपों की तो लक्षद्वीप, मालदीव, मॉरिशस, बहामास, बरमूडा, ये सभी हमारे कैसे द्वीप हैं, प्रवाल द्वीप के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपको सैंडवार द्वीप जो कि लॉन्ग द्वीप है, बड़े बड़े द्वीप, इसको हम लोग किस रूप में, सैंडवार द्वीप के रूप में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लेंगे। जो हमारे ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को भी देखेंगे, जो सारे डिस्क्रिप्शंस हैं इन सारे डिस्क्रिप्शंस को भी आप लोग देखेंगे। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज इसी तरीके से चलती रहेंगी। आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इसके पीडीएफ्स को पढ़ें और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगे उसको जरूर नोट करें, क्योंकि इसी पे हम लोग फिर से टेस्ट लेंगे और इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फिर से छांट करके लाएंगे, जो आपके लिए अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। अगली बार फिर मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, बहुत सारे डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय एंड शुभकामनाएं फॉर योर फ्यूचर।